राजस्थान की रेतीली हवाओं में हमेशा से एक अनोखा आकर्षण रहा है। सुनहरे टीले, रंगीन पगड़ी वाले लोग और लोक कथाओं से लबरेज इतिहास, सब कुछ एक जादुई दुनिया करता है। लेकिन इसी जादू के बीच जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर रेगिस्तान के दिल में एक ऐसा अंधेरा राज छिपा है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। कुलधरा गांव यह सिर्फ एक परितत्य गांव नहीं, बल्कि सदियों पुराने एक कर्स यानी कि श्राप, लाखों लोगों की बेबसी और एक मंत्री के क्रूर जुनून की कहानी है, जिसकी गूंज आज भी यहाँ के खंडरों में सुनाई देती है। ये भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है और यहाँ का माहौल इतना डरावना है कि दिन के उजाले में भी एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होता है। मेरा नाम आशीष है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ जिसका मिशन भारत की सबसे मिस्टीरियस और हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना और उनकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना है। कुलधरा गांव हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है। मैंने इसके बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थी, कैसे यहाँ के निवासी पलवाली ब्राह्मण्स रातों रात गायब हो गए थे, कैसे एक क्रूर मंत्री सलीम सिंह की बुरी नज़र एक गांव की लड़की पर पड़ी और उसके जुनून ने पूरे गांव को उजाड़ दिया, और कैसे कैसे जाते जाते गांव वालों ने ऐसा श्राप दिया कि आज तक यहाँ कोई भी बस नहीं पाया। इन कहानियों ने मुझे कुलधरा की ओर खींच लिया, उस रहस्य को अपनी आंखों से देखने और महसूस करने के लिए। ये सर्दियों का महीना था जब मैंने अपनी टीम के साथ जैसलमेर के लिए उड़ान भरी। मेरी टीम में मेरा कैमरामैन आलोक, जो अपनी हिम्मत के लिए जाना जाता था, और मेरी साउंड रिकॉर्डिस्ट मीनाक्षी, जो थोड़ी शयावादी थे लेकिन अपने काम में बहुत सटीक थे। ये लोग शामिल थे। हमने जैसलमेर में अपना बेस बनाया और पहले 2 दिन आसपास के इलाकों की खोजबीन की, लेकिन मेरा मन तो कुलधरा में ही अटका था। जैसलमेर में कई स्थानीय लोगों से हमने कुलधरा के बारे में पूछा। कुछ ने हमें चेतावनी दी, रात में वहां मत जाना बाबू, वहां भूतिया आत्माएं भटकती है, जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ टैक्सी चालकों ने तो रात में हमें कुलधरा ले जाने से साफ इनकार ही कर दिया, लेकिन एक बुजुर्ग गाइड ने हमें कुछ और बातें बताई। उसने कहा कि रात में खंडरों से बच्चों के रोने की, औरतों के चूड़ियों के खनकने की और आदमियों के बात करने की आवाज़ें आती हैं। उसने ये भी बताया कि कई लोगों ने रात में हवा में अजीबोगरीब आकृतियों को तैरते हुए देखा है, और कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। ये सभी कुलधरा की सच्ची भूतिया कहानियां थीं जो मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे। इन कहानियों ने मेरे अंदर की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर कुलधरा जाने की योजना बनाई। हमारा इरादा दिन में गांव के खंडरों का जायजा लेना और फिर रात में वहां कुछ घंटे बिताकर वास्तविक अनुभवों को रिकॉर्ड करना था। हमने अपने साथ नाइट विजन कैमरास, उच्च गुणवत्ता वाले साउंड रिकॉर्डर्स, कुछ टॉर्च, एक
प्राथमिक उपचार किट और पर्याप्त पानी और खाना रखा था। अगले दिन दोपहर में हम जैसलमेर से कुलधरा के लिए रवाना हुए। जैसलमेर शहर की चकाचौंध से दूर। जैसे ही हम कुलधरा की ओर बढ़ने लगे, रास्ते में सन्नाटा बढ़ता गया। सूरज की रोशनी में भी कुलधरा की ओर जाने वाला रास्ता एक अजीब सी उदासी से भरा हुआ था। कुलधरा गांव में प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक अजीब सी शांति और भारीपन महसूस हुआ। गांव के खंडर दूर से ही दिख रहे थे, किसी कंकाल की तरह लग रहे थे वो। पुरानी दीवारें, ढही हुई छतें और बिखरे हुए पत्थर, सब कुछ एक दुखद कहानी कह रहे थे। गांव में घुसते ही हवा में एक अजीब सी दुर्गंध खुली हुई थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो या कोई बहुत पुराना रहस्य हवा में तैर रहा हो। हमने दिन के उजाले में गांव का भ्रमण करना शुरू किया। गांव की गलियां संकरी थे और घरों में अवशेष एक दूसरे से सटे हुए थे। हर घर की अपनी एक कहानी थी, एक ऐसा अतीत जिसे हम महसूस कर सकते थे। हमने कुछ घरों के अंदर झांका जहां मिट्टी के बर्तन टूटे पड़े थे और चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग जल्दबाजी में सब कुछ छोड़कर चले गए हों। आलोक अपने कैमरे से हर कोने को कैप्चर कर रहा था और मीनाक्षी अपने रिकॉर्डर से आसपास की आवाज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि दिन में कुछ अजीब आवाज़ नहीं थे, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज़ भी तेज लगते थे। मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रहे थे, जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो। एक जगह हमें गांव का एक पुराना कुआं दिखा। कुआं सूखा हुआ था और उसके अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रहे थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर खींचने की कोशिश की हो, लेकिन मीनाक्षी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ आशीष? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस एक अजीब सा एहसास, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, कुलधरा का माहौल और भी डरावना होता गया। सूरज की लालिमा खंडरों पर पड़ रहे थे, जिससे वो और भी भूतिया लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडी आ गई थी, जो दिन की गर्मी में पूरी तरह से निकल चुकी थी। हमने गांव के बीच में एक सुरक्षित जगह चुनी जहां हम रात बिताने वाले थे। हमने अपने उपकरण स्थापित किए और आलोक ने नाइट विजन कैमरा ऑन कर दिया। रात के 9 बजे तक गांव में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। जैसलमेर की दूर की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे। हमें सिर्फ अपनी टॉर्च की रोशनी पर ही निर्भर करना था। ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी और हमें हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहा हो, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मीनाक्षी ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, एक अजीब सी आवाज़ है, मैंने कहा। धीरे धीरे फुसफुसाहट तेज होती गई और हमें ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ बात कर रहे हों। ये आवाज़ गांव के हर हिस्सों से आ रहे थे, जैसे कि हर खंडर से कोई बोल रहा हो। मीनाक्षी के साउंड रिकॉर्डर पर भी ये आवाज़ें स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो रही थी, हालांकि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। तभी हमें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी।
बहुत धीमी लेकिन साफ। ये आवाज एक ऐसे खंडर से आ रहे थे जो हमारे करीब था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या 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 वही है? गांव वाले? आलोक ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हमने टॉर्च की रोशनी उस दिशा की ओर की जहां से आवाज आ रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोने की आवाज थोड़ी देर तक आती रही, फिर अचानक रुक गई। एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे पिछली फुसफुसाहट से भी ज्यादा डरावनी थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गई। हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हमें छू रहा हो, हमारे बालों को सहला रहा हो। कभी कभी हमें अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई देती, लेकिन जब हम मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। आलोक के नाइट विजन कैमरा पर हमें कुछ अजीब सी धुंधली आकृतियां हवा में तैरती हुई दिखाई दी। वो आकृतियां साफ नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थे। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव था। रात के लगभग 1 बजे हमें गांव के मुखिया के घर से एक तेज दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये इतनी अचानक और भयानक थे कि हम तीनों अपनी जगह पर जम गए। चीख इतनी असली थी कि लगा जैसे किसी को अभी अभी मार दिया गया हो। ये वही घर था जहां हमने दिन में सूखा हुआ कुआं देखा था। ये आवाजें, ये असली हैं? मीनाक्षी ने कांपते हुए कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि हम एक ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो इंसानी नहीं है। हमने फैसला किया कि हमें मुखिया के घर की ओर जाना चाहिए। आलोक ने कैमरा ऑन रखा और हम तीनों सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही हम उस घर के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडी और भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमें घेर लिया हो। घर के अंदर घुसते ही हमें अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे आत्माएं हंस रही हो। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि जमीन पर कुछ मिट्टी के बर्तन हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें उठा रहा हो। तभी हमें उस सूखे कुएं के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी बढ़ती गई और हमें कुएं के मुहाने पर एक महिला की आकृति दिखाई दी। वो महिला सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी भयानक थी। हम तीनों वहीं खड़े रहे, सांसें रोके हुए। वो महिला हमें कुछ पल देखती रही और फिर अचानक कुएं के अंदर कूद गई। उसके कूदने की आवाज नहीं आई, जैसे वो हवा में विलीन हो गई हो। ये देखकर हम तीनों पूरी तरह से हिल गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमने क्या देखा। क्या वो लड़की थी जिसके लिए गांव वालों ने बलिदान दिया था? अचानक घर के अंदर एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिसने दरवाजों और खिड़कियों को जोर से पटक दिया। हमें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें धक्का दे रही हो। मीनाक्षी का रिकॉर्डर जोर जोर से बीप करने लगा और आलोक का कैमरा हिलने लगा। भागो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हम तीनों बेतहाशा घर से बाहर भागे और फिर कुलधरा गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ने लगे।
पीछे से हमें चीखने, रोने और हंसने की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थे, जो एक दूसरे में घुल मिल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अपनी सदियों पुरानी पीड़ा व्यक्त कर रहा हो। हम जैसलमेर की ओर बिना रुके दौड़ते रहे। हमारी गाड़ी तक पहुंचते ही हमने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गए। हम तब तक नहीं रुके जब तक कि हम शहर की रोशनी में वापस नहीं आ गए। होटल पहुंचकर हम पूरी तरह से थक चुके थे और सदमे में थे। हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस अपने कमरे में जाकर बैठ गए। रात का अनुभव इतना भयानक था कि हमने किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस पर बात करने की। मीनाक्षी का रिकॉर्डर अजीबोगरीब आवाज़ों से भरा हुआ था और आलोक के कैमरे में कुछ ऐसी फुटेज थे जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अगले दिन सुबह हमने कुलधरा पर ब्लॉग ना बनाने का फैसला किया। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे सिर्फ कैमरे पर कैद नहीं किया जा सकता था। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों या फुटेज में पूरी तरह से बयां नहीं किया जा सकता। हमने जैसलमेर छोड़ दिया, लेकिन कुलधरा गांव का अनुभव हमारे जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया। हमें आज भी रात में वो बच्चों के रोने की आवाज़ें, औरतों की चीखें और वो भयानक हंसी सुनाई देती है। वो गांव जो एक क्रूर मंत्री के जुनून और एक पिता के प्यार का प्रतीक है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उस पर लगाया गया श्राप आज भी कायम है और जो भी वहां रात बिताने की हिम्मत करता है उसे गांव की अतृप्त आत्माओं की पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। कुलधरा का इतिहास बताता है कि यह गांव 13वीं शताब्दी से पलिवाल ब्राह्मण्स का गढ़ था। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता, कृषि कौशल और व्यापार के लिए जाने जाते थे। गांव में खुशहाली थी और सैकड़ों परिवार एक साथ रहते थे। लेकिन 1800 के दशक में इस गांव पर एक काली छाया पड़ी। जैसलमेर रियासत के एक क्रूर और लालची दीवान सलीम सिंह की नज़र कुलधरा के एक खूबसूरत पलिवाल ब्राह्मण लड़की पर पड़ी। सलीम सिंह उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकाया कि अगर उन्होंने उस लड़की को उसे नहीं सौंपा तो वो उन पर इतना भारी कर लगा देगा कि वो उसे चुका ही नहीं पाएंगे और भूखे मारे जाएंगे। गांव वालों के पास बहुत कम समय था। वो अपनी बेटी को उस क्रूर मंत्री के हाथों में नहीं सौंप सकते थे और ना ही उसके अत्याचारों को सह सकते थे। बताया जाता है कि गांव के मुखियाओं ने एक आपातकालीन पंचायत बुलाई और सभी 84 गांव के पलिवाल ब्राह्मणों ने मिलकर एक फैसला किया। वो रातों रात अपना घर बार छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। कहानी के हिसाब से गांव वाले जब गांव छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कुलधरा पर एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि ये गांव कभी आबाद नहीं होगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। रातों रात पूरा गांव, जिसमें लगभग 1500 लोग रहते थे, वीरान हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान पड़ा है और यहाँ एक अजीब सी खामोशी और नकारात्मक ऊर्जा का वास है। ये राजस्थान का एक भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है।
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो शहर के बाहर बसा हुआ एक अजीब सा खंडरनुमा पुराना बंगला था। वहां पर कई इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियां बनी हुई थे, जो एक पल में मानो देखने पर असली इंसान ही लगते। वहां दिन के समय गिने चुने ही पर्यटकों की भीड़ रहती। वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ था, फिर भी रोमांच पसंद करने वाले वहां तक आ ही जाते हैं। सभी में ये कौतूहल रहता कि ये हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली आकृतियां, जो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा जीव जैसी दिखती हैं, ये कैसे बने होंगे। ये सभी के मन में रोमांच का विषय होता था। उस बंगले के बारे में कम ही लोगों को पता था, क्योंकि वो शहर के बाहर दूर एक जंगल के अंदर बसा था। जिन्हें पता होता लोग वहां जाते हैं। दिन के समय वहां प्रवेश था, पर शाम 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता था। 7 बज चुके थे और वो अजब बंगला बंद हो चुका था। तभी 2 लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। वो यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने वाले थे। किसी को खबर तक नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त अंदर थे। अभी दोनों चारों तरफ घूम घूम कर शूटिंग कर ही रहे थे कि अचानक कांचों के बक्सों में रखी वो इंसानों जैसी कलाकृतियां हिलने लगी। लगभग वहां हर तरफ ही सब कुछ जाग सा गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन कलाकृतियों को हिलते देख वो दोनों घबरा गए। तभी माहौल में एक जोर का अट्ठास हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब तुम दोनों भी इन कलाकृतियों में बदल जाओगे और फिर से यहाँ नए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्टहास करने लगा। कौन है? उनमें से एक लड़का बोला। तभी उस अजब बंगले के बीचों बीच एक काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उनसे एक आकृति का रूप लिया। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। शरीर का रंग बिल्कुल नीला, बड़ी बड़ी फैली हुई आंखें और नुकीले कान, और मुंह के दोनों किनारे पर निकले हुए नुकीले दांत, और उसकी लंबी जुबान जो कि बाहर तक बार बार आती और हवा में लहराती। उस भयानक जीव को देख दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े। कौन हो तुम? उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, मैं सालों से यहाँ कैद हूं। तंत्र मंत्र करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया। तब से एक श्राप बन चुका हूं और अब तुम सबको इन्हीं में बदलकर अपनी साधना पूरी करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी जुबान से उन दोनों का खून चूस लिया। कुछ दिन बाद, अरे देखो, एक और अजीब सी कलाकृति। पर ये तो 2 हैं। अजीब है ना, यहाँ पर सब अचानक से कलाकृतियां बन जाती है। क्या खेल है कुदरत का भी। कोई बोला, जो अभी उस नई 2 कलाकृतियों को देख रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन पहले ये भी उनमें से एक इंसान ही थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।